हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़े, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बेटा जी, इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को रे ऑप्टिक्स के PYQ करवा रहा हूँ एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन क्वेश्चंस में से दोबारा क्वेश्चन रिपीट होने के, ठीक है। और 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस सेशन के अंदर करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को EM वेव के करवा दिए हैं एंड इसी तरीके से हम आगे के चैप्टर्स को भी कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले बेटा जी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरे का पूरा फिजिक्स अपलोड किया गया है टर्म 2 के लिए, और हमारा टारगेट है 35 नंबर लेके आना 35 में से, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो को देख लो और अपना पूरे का पूरा सिलेबस जो है उसको एक बेस्ट तरीके से रिवाइज कर लो। एक बेस्ट रिवीजन वीडियो बेटा जी है, ठीक है। एंड आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रफली नोट्स अगर बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन अगर किसी को लगता है ना कि प्रॉपर नोट्स भी चाहिए मुझे, तो बेटा देखो 8 पेज के अंदर आप लोगों को पूरी फिजिक्स मिल रही है एंड ये जो 8 पेजेस हैं 7 के 7 चैप्टर कवर कर रहे हैं ये, ठीक है। एक से नहीं बोल सकते हम, EM वेव से लेके और आप लोगों का सेमीकंडक्टर तक जितने 7 चैप्टर बनते हैं सारे के सारे चैप्टर इस वीडियो के इन नोट्स के अंदर कवर्ड हैं, ओके। और दूसरी बात, ये 8 पेजेस में है पूरी की पूरी फिजिक्स। मतलब फील आती है जब आप लोगों के पास 8 पेज होते हैं, मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि बस 8 पेज पढ़ने और मेरी फिजिक्स हो जाएगी। हाँ, वही बात है भाई, क्योंकि ये सारे के सारे डिटेल्ड हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ इसमें से कटी नहीं हुई, कोई भी चीज़, एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल लाइन भी कटी नहीं हुई है। ये पूरे का पूरा भाई एक गारंटी है मेरी तरफ से कि इतने बढ़िया चीट नोट्स आप लोगों को कोई नहीं दे सकता पूरी यूट्यूब पे, ठीक है। एंड आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत चल रही है, आप भी यार मेरा साथ दो, ठीक है, और मेरे साथ लग जाओ प्रिपरेशन में। सो फटाफट से चैनल को शेयर कर दो अगर शेयर नहीं किया। और टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही सारी की सारी जो PDF हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। जितने भी मैं PYQ करवा रहा हूँ सारे के सारे PYQ आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड लग जाओ यार, जुड़ जाओ मेरे साथ, ठीक है। एंड शेयर नहीं किया चैनल को तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस। एयर से चलती है और वाटर पे जा रही है। इफ़ म्यू फॉर वाटर इज, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर के लिए, फाइंड द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट। क्वेश्चन आया 2017 2 नंबर के अंदर, 3 वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, 3 मार्क्स वाले के अंदर, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो एयर है वो कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा? एयर टू वाटर जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर टू वाटर जा रही है, तो रिफ्रैक्शन होना लाजमी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें उनको लिख लिया, वेवलेंथ दे दी, किसमें? एयर में ही दी हुई है ना, तो इसको लिख लिया। नैनो क्या है? नैनो इज 10-9, ठीक है। नैनो क्या है? 10-9, बट ये 589 है ना, हम यहाँ पे 0.589 की फॉर्म लिख रहे हैं, बट इसको 10-7 करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ घबराने की बात नहीं है। और क्या दिया हुआ आप लोगों को? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.33, वो लिख लिया। हम क्या जानते हैं? हम स्पीड ऑफ लाइट को भी जानते हैं, जो कि कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब लाइट एयर के अंदर है, यस, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है वो लिख लिया हमने। तो फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे? C/λ। लैम्डा कौन? एयर के अंदर, तो वो लिखा। तो जैसे ही हम इसको लिखते हैं, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस। मतलब ये क्या है? ये आप लोगों के पास एयर में है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरी बात, अब स्पीड ऑफ लाइट कहाँ चलेगी? वाटर में। मतलब अब लाइट जब वाटर में जा रही है तो वहाँ पे भी देख लेते हैं। तो V को कैसे लिखेंगे भाई? तो C/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। वाटर में जा रही है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हैं, यस, तो वही C/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ें, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से V निकालते हैं तो बेटा V आता है नियरली 2.2605 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो, अब वेवलेंथ देखो, लाइट कहाँ पे आ चुकी है? एयर से वाटर में आ चुकी है। तो वाटर से अब क्या करना आप लोगों को? वाटर के अंदर वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? वाटर के अंदर वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ कैसे लिखेंगे? ऊपर स्पीड लिखते हैं, नीचे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो क्या रहेगी भाई? सिंपल है, चलो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? स्पीड। चलो स्पीड हो गई, ठीक है। 1 मिनट ध्यान से देखना इधर। ये फॉर्मूला जो हम लिखेंगे ये वेवलेंथ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। किसके लिए लिख रहे हैं बेटा जी? वेवलेंथ के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अब वेवलेंथ इन वाटर, ये क्या है? स्पीड। तो स्पीड कौन है? ये रहा, क्योंकि स्पीड तो यही है ना, C/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑफ वाटर, ओके। तो वो लिख दिया मैंने, ये वाली चीज़। तो ये कितने है? ऊपर आ गया। नीचे कौन है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं भाई? C/λ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी दूसरे मीडियम में भी जाए, तो वो C/λ है भाई। सबकी वैल्यू रख रहे हैं और जो बच रहा
उसको कंसीडर कर लिया, क्योंकि बाकी चीज़ तो कट रही है ना, ये इससे कट जाएगा तो ये बच गया। तो सीधा सीधा सिंपल आप लोगों को क्या करना है कि वेवलेंथ इन एयर वो लिखनी है और नीचे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों को डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। बताइए क्या था इसमें, बहुत सिंपल था, क्लियर है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। और लगभग पिछले 5 से 6 सालों के क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। ए फिश टैंक नहीं है, ए फिश इन ए वाटर टैंक सीज द आउटसाइड वर्ल्ड एज इफ it at the vertex of a cone such that the circular base of the cone coincide with the surface of water. Given the depth of water where fish is located being h and the critical angle for water air interface being ic, मतलब जो critical angle है water air interface के लिए वो ic है। Find out by drawing a suitable ray diagram the relationship between the radius of the cone and the height। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना। देखो इन्होंने बोला ए फिश इन ए वाटर टैंक सीज द आउटसाइड वर्ल्ड को देखती है एज इफ इट इज एट द वर्टेक्स ऑफ ए कोन सच दैट द सर्कुलर बेस ऑफ ए कोन कोइंसाइड विद द सरफेस ऑफ द वाटर। चलो डायग्राम पे चलते हैं फिर। तो इसका मतलब ये देखो ना, ये देखो इस तरीके से कुछ डायग्राम हम बना लेंगे भाई, इस तरीके से कुछ डायग्राम हम बना लेंगे, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, गिवन द डेप्थ ऑफ द वाटर वेयर फिश इज लोकेटेड, मतलब देखो आप लोगों को डेप्थ दी हुई है यहाँ तक h, ये एक h हाइट है जहाँ पे क्या है फिश है, ओके। चलो आगे देखिएगा, एंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द वाटर एयर इंटरफेस बीइंग IC, तो वाटर एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल हम बना देंगे। एयर इंटरफेस ऊपर क्या है एयर होगा, नीचे क्या होगा वाटर होगा, क्योंकि फिश कहाँ होगी भाई वाटर में ही तो होगी, फिश कहाँ होगी वाटर में होगी। तो ये अगर ये एंगल IC है तो ये एंगल IC ही होगा। IC इज व्हाट क्रिटिकल एंगल, हाँ जी IC क्या है, ये क्रिटिकल एंगल है, ओके। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड आउट बाय ड्राइंग ए सुटेबल रे डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द कोन एंड द हाइट। अरे भाई h आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, h क्या कर दिया आपने ड्रॉ, मतलब देखो यार एक हाइट है h, डेप्थ है h, वहाँ पे क्या है फिश है वो आउटसाइड देख रही है, तो क्या हो गया एक तरह से क्या हो रहा है ऊपर का जो सर्कल है कौन बन रहा है जो, उसको वो अब ड्रॉ कर सकते हो, वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, वही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। और ये कितने रेडियस है r, इसको निकालना। तो अगर मैं रेडियस निकालूँ भाई, रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, क्या मैं 10 IC निकाल सकता हूँ, यस। अगर मैं 10 IC लिखूँ तो 10 IC इज r/h, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले होता है, तो परपेंडिकुलर कौन हुआ ये, और आप लोगों के पास बेस कौन हुआ ये, क्योंकि ये एंगल के सामने इस परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया दिस। अब 10 IC कैसे निकाले, 10 को निकालते हैं साइन IC बाय कोस IC, साइन बाय कोस लिख सकते हैं ना, तो IC है तो IC लिखेंगे, मतलब क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, यस और नो, ठीक है। चलो और जो साइन IC है बेटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन IC को क्या हम 1/μ लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो 1/μ लिखा। और जो कोस IC है उसको कैसे लिखेंगे फिर भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इस तरीके से कर रहे थे ना पहले। अरे भाई कोस स्क्वायर x प्लस, अच्छा रुको ऐसे कर देते हैं, साइन स्क्वायर x या IC प्लस कोस स्क्वायर IC इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ कोस IC, तो कोस स्क्वायर IC इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, और ये स्क्वायर के नाम का यहाँ पे अंडर रूट। तो साइन IC की वैल्यू कितनी बताई है हमने 1/μ, तो उसको रख दिया यहाँ पे, ये रख दिया, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ मीडिया। अरे सिंपल है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो 90 डिग्री, उस टाइम पे जो आई होता है इंसिडेंस एंगल होता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ये चीज़ तो सिंपल है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ए पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एस इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ बॉटम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस, मतलब एक सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और उसके बॉटम में क्या रखा हुआ है, एक सोर्स रखा हुआ है एस मोनोक्रोमेटिक लाइट का, सिंगल कलर लाइट या फिर सिंगल वेवलेंथ। द सिलेंडर कंटेन्स वाटर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 मतलब 1.33, टू ए हाइट ऑफ 7.0, मतलब इसकी हाइट बता दी है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू विच द लाइट एमर्ज इन एयर, ठीक है। मतलब आप लोगों को बताना क्या है, एक तो ड्रॉ करना है, हाँ जी
ड्रॉ द रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू विच द लाइट एमर्जेस इन एयर। चलो, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, एंगल तो मैंने बता ही दिया। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जो होता है वो क्या होना चाहिए, अगर सुन यहाँ पे डेंसर मीडियम नहीं होना चाहिए था, रेरर मीडियम क्यों, क्योंकि डेंसर से तो लाइट कहाँ जाएगी, डेंसर से जाएगी लाइट रेरर मीडियम की तरफ। ठीक है, कहाँ जाएगी भाई, रेरर मीडियम की तरफ जाने वाली है। कहाँ जाने वाली है, रेरर मीडियम की तरफ जाने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आर है वो 90 डिग्री हो, उस टाइम डेंसर में आई जो होता है क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। तो डेफिनेशन तो हमने कर ली है। अच्छा, एरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, एक हमने सिलेंडर लिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, देखो ये हाइट बताई हुई है बेटा कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो भाई लाइट चलेगी इससे। हाँ, तो इससे लाइट चली, एक तरह से हम यहाँ पे एक सेंटर बना रहे हैं भाई। लाइट देखो ये सोर्स है, इससे लाइट इधर भी जा रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये एक सेंटर बना रहे हैं हम। ठीक है, सेंटर बना रहे हैं। तो इसका एंगल अगर IC है, तो अगर यहाँ से लाइट बाहर जाना चाहती है, यहाँ से लाइट अगर बाहर जाना चाहती है तो क्या होगा, यहाँ पे भी एक एंगल होगा जिसको हमने नाम दे दिया IC। सिमिलरली आप इधर बना सकते हो, सिमिलरली इधर बना सकते हो। क्लियर हुआ? ओके, तो भाई इसके लिए अभी सिंपल सा है कि जब आप लोगों के पास इस तरीके का फॉर्मूला आता है, तो लास्ट फॉर्मूला देखो आप लोगों ने ये निकाला था, H अपॉन ये क्या है, म्यू स्क्वायर -1। ये किसका है, R के लिए है। किसके लिए, ये R के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही है, R को क्या कर दो स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे ना, एरिया ऑफ वाटर सरफेस। तो वो जितना पोर्शन है उसको स्क्वायर कर दो, जितना पोर्शन बच रहा है। अरे भाई पहले क्या बचा आप लोगों के पास, H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1, यही तो बचा है। देखो ये देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, पाई आर स्क्वायर के हिसाब से करूँ, तो ये बचेगा ना, और पाई ये रहा, एरिया निकालना है। तो इसलिए सारी चीज़ दी हुई है, सिर्फ पुट करनी है बेटा और आंसर आ जाएगा। बताइए, अब कई बच्चे होंगे सर क्वेश्चन पूरा करा दो, 2 को 4 से कैसे काटना, 4 को 2 से कैसे काटना। अरे भाई ये तो सिंपल है, फॉर्मूला चाहिए था वो बताया, कैसे डायग्राम बनना वो बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जर्व। किस मतलब आप लोगों से कंडीशन पूछी जा रही है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मतलब आप लोगों को साइन IC और म्यू के बीच में, मतलब अभी नहीं लिखते डायरेक्ट, मतलब क्रिटिकल एंगल एंड किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, क्रिटिकल एंगल और आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन तो वही है कि लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेरर जानी चाहिए। कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, डेंसर से रेरर जानी चाहिए। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी तो लाइट वापस आएगी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ओके, दूसरा भी हो गया। अब रिलेशनशिप की अगर बात करें, ठीक है, देखो अगर हम ये मान लें कि आप लोगों के पास देखो डेंसर से कहाँ जाती है, डेंसर से कहाँ जाती है, डेंसर टू रेरर जाती है, डेंसर टू रेरर। देखो हमने क्रिटिकल एंगल तब बोलना है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 डिग्री है, उस टाइम इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो ये दे दिया हमने, लिख दिया। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो हमने पहले भी सीखा हुआ बेटा। अरे भाई μ21 अगर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखोगे, साइन I बाय साइन R लिखोगे या नहीं लिखोगे, मुझे ये बताओ पहले। ठीक है, I को IC बोल रहे हैं, R को 90 डिग्री बोलेंगे, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के साथ अगर रिलेशन निकालने तो R को उस टाइम 90 डिग्री ही तो बोलना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे देखा R को 90 डिग्री और I को IC बोल दिया, तो बस पुट किया, हमारे पास रिलेशन आ जाएगी दिस, A से B, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए। ठीक है, तो सिंपल है। अब वहाँ पे जो भी दे रखा होगा, जैसे नीचे डेंसर दे रखा होता है पानी, नीचे क्या होता है पानी, डेंसर मीडियम, ये क्या है डेंसर मीडियम, और ऊपर क्या है एयर, रेरर मीडियम, ये क्या है रेरर मीडियम है। यस, ठीक है, चलो तो ये हो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर कोई भी जो चल रहा है हमारा। नेक्स्ट है फिर आप लोगों के पास, ए बाइकन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड इट बिकम्स इनविजिबल। ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक ग्लास है हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, एक लिक्विड में इसको इमर्स किया जाता है, इट बिकम इनविजिबल। इनविजिबल कब है, सुनना ध्यान से, एंड बिहेव एज ए प्लेन ग्लास
ग्लास प्लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज, आपने एक फॉर्मूला किया था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिखेंगे म्यू टू अपॉन म्यू1 -1 और यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2। 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया। इसका सोल्यूशन देखो एक बार ध्यान से, सोल्यूशन देखो भाई ध्यान से। ये दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1.47 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है और जो कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है, अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया ना तो ये बन जाएगा 0, मतलब 1/0 इज दिस, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा, तभी तो बिहेव करेगा जब इन्फिनिटी होगी। सो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, 1.47 होना चाहिए। फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया कि कौन सा होगा, येस और नो, बताइए भी जल्दी से, येस और नो। नेक्स्ट देखिए, ए बायोकॉन्केव लेंस ऑफ पावर P वर्टिकली स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल प्लेनो कॉन्केव पार्ट, द पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी। अच्छा, पावर क्या होता है, पावर इज 1/f। ठीक है, यही होता है। अगर मैं सम में लिखना चाहूँ तो P1 P2 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कब आया, 2020 के अंदर आया बेटा। देखो बायोकॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें, फॉर्मूला देखो लेंस मेकर फॉर्मूले का आपको पता ही होता है कितना होता है, 1/f म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये है। लेकिन इन्होंने बोला है कि बाय कॉन्केव लेंस, बाय कॉन्केव है तो इसका मतलब एक आर जो उनका नेगेटिव रहने ही वाला है। यस, तो एक आर उनका नेगेटिव रहने वाला है, तो ये नेगेटिव हो गया, -r लिख दिया। अरे भाई देखो हमारे पास क्या थे, एक कॉन्वेक्स था और एक कॉनकेव था, कॉनकेव। ठीक है, मान लो सॉरी ये कॉनकेव नहीं है, ये कॉनकेव नहीं है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो इसका अगर एक R1 इधर है तो एक R2 उधर होगा ना, जो कि इक्वल अगर हम मान ले R और R, तो एक को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव, और एक को लिखेंगे पॉजिटिव। तो R1 R2 जो भी इन्होंने नाम दिया होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा इसको माइनस का R1। बस इसको सिंपली सॉल्व करना बेटा। सॉल्व मतलब कैसे, एलसीएम लेंगे, R आ जाएगा और इधर होगा कितना 1 माइनस का है, ये माइनस का, तो -1 तो ये -2/r और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा। बताओ फटाफट से बताओ आंसर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर प्लेनो कॉनकेव आ जाता, प्लेनो में क्या हो जाता है, जो एक आर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उसमें कुछ इस तरीके से हो रहा होगा आप लोगों के पास प्लेनो में, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गया बिल्कुल, समथिंग ऑन भी इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो बाकी तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये बना। अब एक आ गया प्लेनो का, एक आ गया बायोकॉन्केव का, तो आप लोगों को सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ पे -2 म्यू -1 आ रहा है और यहाँ पे म्यू -1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, हाफ का फ़र्क आ रहा है भाई, सिंपल पता लग रहा है। बताओ किसी को दिक्कत है इसके अंदर, बताइए बेटा। ये वाला क्वेश्चन था, देखो द पावर ऑफ ईच पार्ट विल बी, वो हाफ हो जाएगी। और वैसे भी सिंपल है कि जो कॉनकेव है, मतलब कौन सा है, हाँ कॉनकेव है, कॉनकेव पार्ट में अगर तोड़ा जाता है तो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हाफ हाफ हो गई, क्योंकि P = 1/f। चलो नेक्स्ट है आप लोगों के पास, ए बाय कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन ए वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बाय कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है और उसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। इसको इमर्ज किया जाता है इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। विल द लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, गिव द रीजन। मतलब यहाँ पे आप लोगों को फोकल लेंथ निकालनी है, वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उसके हिसाब से आप कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बता सकते हैं। क्योंकि कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस आएगा, डाइवर्जिंग मतलब फैला रहा है, तो वो आपका कॉनकेव आ जाएगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव इसके केस में आ रहा होता है। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया, एक बार देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा। ये देखो, द लेंस विल एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लेंस। देखो 1/f म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द बायोकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। ठीक है, विल द लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, मतलब वाटर के अंदर डाल दिया जाता है, तो वाटर के अंदर डाल दिया जाता है तो वो कंप्लीट अब किसकी तरह बिहेव करेगा,
द लेंस विल एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने होगा। बताइए भाई फटाफट से कितने बच्चों को दिक्कत है। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई भी अगर आप लोगों को लगता है कि ये डाउट है, इस टॉपिक में डाउट है, तो वो सारे जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट स्फेयर। ये एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर है विद सेंटर सी एज शोन इन द फिगर। द रे एमर्जेस फ्रॉम द स्फेयर पैरेलल टू द लाइन ए बी, पैरेलल टू द लाइन ए बी, ए बी। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए। अब देखते हैं कि यहाँ पे कितना एंगल होगा। इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फेयर इज दिस। सिंपल है, देखो क्यों सिंपल है, क्योंकि म्यू का हमें फॉर्मूला पता है कि म्यू क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर होगा। इन्होंने एट ए जो है वो आई की वैल्यू बोल दी, कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। देख लो ना, ये दे रखी है 60 डिग्री। डायग्राम को भी ध्यान से देखना होता है। 60 डिग्री म्यू दिया हुआ है कितना, दिस, तो साइन आर आ जाएगा यहाँ से। साइन आई, देखो साइन आर मैं इधर कर दूँ, म्यू को इधर ले आऊँ, तो यहाँ पे बनेगा साइन 60, क्योंकि इंसिडेंट है ना ये, तो आई तो इंसिडेंट है। ठीक है, साइन 60 और नीचे √2। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाली है अभी, तो हमारे पास टोटल वैल्यू हो जाएगी साइन आर की 1/2, और आर अगर निकालना चाहेंगे साइन इनवर्स 1/2, और ये कितना होगा, आर की वैल्यू इस 30 डिग्री हो जाएगी। बताओ किसी को दिक्कत है? भाई सिंपल है, स्नेल्स लॉ। यहाँ पे क्या करना है, ये एक तरह से इंसिडेंट एंगल दिया तो वो है आप लोगों को, ये क्या दिया हुआ है, इंसिडेंट एंगल। उसके बाद ये रिफ्रैक्शन होगा तो आप लोगों को बताना है कि कितने पे जा रहा है वो रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से एक स्क्रीन प्लेस्ड होती है 80 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन देम एट 2 डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। 2020 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट होगा, उससे 80 सेंटीमीटर पे एक स्क्रीन रखी हुई है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर, फाउंड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, हाँ, बिटवीन देम एट 2 डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आसान है, देख लेते हैं एक बार इसको। देखो तो यहाँ पे क्या है बेटा, 80 सेंटीमीटर पे ये रखे हुए हैं। देखो जो ऑब्जेक्ट है और जो स्क्रीन है वो 80 सेंटीमीटर पे रखे हैं। येस, तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा स्क्रीन, तो 80 सेंटीमीटर पे हो गए। अब ये 2 डिफरेंट लोकेशन पे रख रहा है, तो पहला केस ले लेते हैं कि इसको मान लो मैंने यहाँ पे रखा, मतलब ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस पे इसको मैंने रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया, ये यहाँ पे कितना बच गया, अभी ध्यान से देखना। ये बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेते हैं। अब देखो आगे बोल रहा है, बाय ए कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमें मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हो क्या, क्योंकि तभी तो पता लगेगा। 20 सेंटीमीटर, यस भाई, यस, यहाँ पे ना पूरा नहीं दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक और आना था, 30 के लिए आना था, क्वेश्चन पूरा होना चाहिए, 30 भी आना चाहिए था ना यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पहले लिखा 30, मतलब x डिस्टेंस माना, और ये कितना हो गया, 30 माइनस एक्स हो गया। ये कितना हो गया, 30 नहीं है, 80 माइनस एक्स हो गया। सो सॉरी। देखो ये x मान लिया, यस, तो ये कितना हुआ, 80 माइनस एक्स हो गया। अब वही थिन लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v, यही तो होता है, वही लिख दिया हमने। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन हमने वैल्यूज़ को सिर्फ पुट किया है, यूजिंग साइन कन्वेंशन सिर्फ वैल्यू को पुट किया और कुछ भी नहीं किया। अब दूसरा केस वो क्या बोल रहा है, दूसरा केस बोल रहा है एट डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो अब मतलब ये जो ये जो x ले रहे हैं इसमें 20 सेंटीमीटर और कर दो शिफ्ट इसको, तो ये x तो था ही, साथ में 20 और ऐड कर दिया, तो x + 20 हुआ। तो यहाँ पे कितना होगा, 60 माइनस एक्स, क्योंकि 20 80 में से गया तो 60 रह गए, और x मान रहे हैं वो, तो 60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स। ठीक है,
तो ये हो गया आप लोगों के पास u और ये हो गया आप लोगों के पास v। तो वही फॉर्मूला लगेगा 1/f 1/u माइनस 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो ये इधर है तो माइनस में नोट कर लेंगे, तो माइनस में नोट कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि माइनस ये रहा और इधर वाला जा रहा है तो ये माइनस, क्योंकि इधर से इधर मेज़र करेंगे ना, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो माइनस, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये इधर ही जाएगा तो ये प्लस ही रहने वाला, तो ये 60 - x, ये प्लस, ये है और ये है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये भी फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ है, इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, और यहाँ से आप निकाल लोगे फोकल लेंथ। येस और नो, बताइए क्या दिक्कत थी इसके अंदर। मुझे तो लग नहीं रहा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत आसान है। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या निकालना था, डिटरमाइन द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आप लोगों ने निकाल दी है 18.75 सेंटीमीटर, 18.75 सेंटीमीटर आप लोगों ने निकाल दी। नेक्स्ट, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P। नाउ ए कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि एक बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्जेस होता है एट पॉइंट P। ठीक है, नाउ ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये पॉइंट P है, यहाँ पे ये पाथ जो है कन्वर्ज हो रहा था, लेकिन इससे 15 सेंटीमीटर पहले ही एक कॉन्वेक्स रख दिया। 15 सेंटीमीटर है ना, रख दिया। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कहता है, एट वट पॉइंट डज ए बीम कन्वर्ज इफ द कॉन्वेक्स लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ 10। अब बीम कहाँ पर कन्वर्ज होगा, अब जो बीम है वो कहाँ पर कन्वर्ज होगा। ठीक है, पहले तो P पे हो रहा था ना, अब बताना है, और इसकी फोकल लेंथ बता दिया कितनी है, 10 है। तो भाई सारी चीज़ गिवन है, फोकल लेंथ दे रखी है, कितनी दूरी पर है ये बता दिया। तो इसका मतलब जो ये P है, ये देखो, ये क्या है, लेंस है। ये जो P है ये क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसके लिए भाई लेंस मेकर फॉर्मूला करा होगा, और उसके अंदर हमने देखा था कि हमें क्या लगता है, दूसरी साइड से जो रे आ रही होती है एक तरह से, वो कहाँ से आ रही होती है, डेंसर मीडियम से आ रही होती है। मतलब एक तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी एक बात है, पहले रेज क्या थी, यहाँ से आएंगी और इसके बाद हमें यहाँ पे जाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन नहीं, ये कन्वर्ज कहाँ पे होंगी, यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, मतलब इमेज हमारी फाइनल इमेज यहाँ पे बनने वाली है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो बेटा सब चीज़ दे रखी है आप लोगों को, u की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है, सब चीज़ें दे रखी है। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या पूछ रही है, एट वट पॉइंट एज ए बीम कन्वर्ज इफ द कॉन्वेक्स, हाँ सही है। ठीक है, तो v की वैल्यू हम निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, v की। तो u हो गया कितना, 15, u कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर हो गया। हाँ बट एक मिनट रुको, ये हमारे पास आएगा कॉन्वेक्स लेंस, इधर से इधर इमेज। ठीक है, तो माइनस में ही आएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है, क्योंकि हमें ये बताना है ना कहाँ पे कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज का मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है एक तरह से। तो u चला गया उधर, u चला गया उधर, 1/f। अब देखो u, भाई ये तो प्लस का ही रहेगा, हाँ प्लस का रहेगा, तो ये 1/15 हुआ। फोकल लेंथ आप लोगों को दे रखी है, वो प्लस की होती ही है कॉन्वेक्स के लिए। तो सॉल्व करना, 6 आंसर आ जाएगा। बताओ क्या था इसमें, कुछ ज़्यादा थोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं ना, 40 हो गए हैं, 40 नहीं मतलब जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 2013 में क्वेश्चन आया, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ f2। मतलब एक कॉन्वेक्स और कॉन्केव है, कॉन्केव की फोकल लेंथ आपको नेगेटिव मिलेगी, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सिंपल है, देखो ये रहा आप लोगों के पास एक कॉन्वेक्स और ये रहा आप लोगों के पास एक कॉन्केव। जैसे हमने NCERT का एक डायग्राम किया था जिसमें हम 2 लेंस को ले रहे थे, और उन 2 लेंस के लिए हमने कैसे किया था कि 2 बार फॉर्मूले लिखे थे, 1/f1 1/u प्लस 1/v1, ऐसे माइनस का। दूसरी बार में लिखा था 1/f2 माइनस 1/u2। बट अब u2 कौन है, u2 जो ये वाला होता था भाई, जो मतलब पहले फेस की वजह से जो बनेगी इमेज, वो वाले को लेते थे हम। तो यहाँ पे 1/v1 ऑब्जेक्ट की तरह प्लस 1/v, ऐसा। तो सेम केस है, वही चलने वाला है यहाँ पे भी। देखो फॉर कन्वेक्स लेंस अगर हम बात करेंगे तो 1/f1, ये पहला लेंस है ना, तो इसकी फोकल लेंथ f1 मान ली, 1/v1 माइनस 1/u ऑब्जेक्ट। ठीक है,
क्योंकि इसकी वजह से इमेज कहाँ बननी चाहिए, V1 पे बननी चाहिए पहले की वजह से, ठीक है। बट बनती कहाँ पे है, इन एक्चुअल बनती यहाँ पे। फॉर कॉनकेव लेंस F2 नेगेटिव ही होती है, वो सबको पता है, तो -F1 F2 लिखा, 1/V U 1/V डैश, नेगेटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो भाई, सिंपल डेरिवेशन है जो पहले हमने किए हैं, तो पहली और दूसरी को मैंने ऐड किया। जैसे ही मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है। और इसको तो मैं कैसे कर दूंगा, 1/f लिख दूंगा, 1/f लिख दूंगा ना, ठीक है। अगर मैं u इन्फिनिटी है तो v फोकस पे बनेगा, तो मैं 1/f लिख रहा हूँ, तो मतलब 1/f आ गया। तो 1/f की वैल्यू इज़ दिस। बस इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, F1 F2, इधर होगा F2 माइनस F1, तो रिवर्स करके लिख दो F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। सो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर द, जब आप लोगों के पास कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कॉन्टैक्ट में रखे हों, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स कॉन्टैक्ट में रखे हों, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है ये, नेक्स्ट है ए सिमेट्रिक बायोकन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ध्यान से सुनना, एक बायोकन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है एंड मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन ए लेयर ऑफ लिक्विड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर। ये प्लेन मिरर है, उसके ऊपर कोई हमने क्या रखा है, एक मिनट रुको, मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन ए लेयर ऑफ लिक्विड, लेयर ऑफ लिक्विड पे रखा जाता है, ऑन टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। एन ऑप्टिकल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज मूव्ड अलोंग एक्सिस अंटिल इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज कोइंसाइड विद द नीडल इटसेल्फ। मतलब इस नीडल को कभी इधर कभी इधर कभी इधर तब तक घुमाया जाता है जब तक ये रियल और वर्चुअल इमेज उसकी कोइंसाइड नहीं हो जाती, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी x। ध्यान से सुनना, द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी x। फ्रॉम द लेंस जो है वो डिस्टेंस जो है वो x होगा। ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर एंड रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट। अब लिक्विड लेयर को हटा दिया गया है और एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। शायद से तुमने ये क्वेश्चन अभी तक अपने PYQs में ना भी किया हो, ठीक है। एक तरह से बाहर से क्वेश्चन है और डरने की जरूरत नहीं है भाई, फिजिक्स में पेपर चाहे कितना मुश्किल आए मार्क्स अच्छे ही आएंगे, सो डोंट वरी। चलो तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना क्या करेंगे। देखो क्लियरली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द इक्विकॉन्वेक्स लेंस एंड वाटर लेंस जो होगी वो बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो ना, उन्होंने बोला है कि जो बायोकन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस r है, मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन ए लेयर ऑफ लिक्विड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए इक्विकॉन्वेक्स लेंस एंड वाटर लेंस जो होगी वो f इज इक्वल टू x होगी। फोकल लेंथ अगर हम इक्वी कॉनकेव लेंस की मान ले F1 जो कि हमने लिख दी y, मतलब हम मान रहे हैं जो कि लिख दी हमने y। फोकल लेंथ F2 ऑफ वाटर लेंस इज गिवन बाय, वाटर लेंस कैसे निकलेगी भाई, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हमने लिखा 1/f2 1/f1 माइनस 1/f1। देखो अगर मैं लिखता 1/f तो ये होता 1/f1 प्लस 1/f2। अगर मुझे F2 निकालना है जो कि मैं वाटर मान रहा हूँ, तो मैं 1/f माइनस 1/f1 ही तो करूँगा, और 1/f मतलब x की जो फोकल लेंथ है किसकी, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की, वो मैं x मान रहा हूँ। और F1 जिसको मैं वाटर बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस एंड वाटर। अच्छा, इन दोनों के लिए हम x मान रहे हैं। और जो आप लोगों के पास क्या आ रहा है, एक तरह से ये लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स जब है तो उसकी कितनी है, y है। ये ध्यान से सुनो, इक्वी कॉन्वेक्स की y और इक्वी कॉन्वेक्स और वाटर की वो x है, ठीक है। तो सिंपल इनको अभी इस फॉर्मूले के हिसाब से किया जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा F2 की वैल्यू, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, द वाटर लेंस फाउंड बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज ए प्लेनो कॉन्वेक्स। कॉमन सी बात है कि वाटर लेंस जो है वो बन जाता है किस के बीच में, प्लेन मिरर और इक्वी कॉन्वेक्स के लेंस में। देखो अगर एक प्लेन चीज़ ऐसे रखी है और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऐसे रखा, तो भाई ये एक तरह से क्या बन रहा है, ये तो प्लेनो कॉनकेव बन गया ना। ये क्या बन गया, एक तरह से जो लेयर बनेगी ना, ये प्लेनो कॉनकेव की लेयर बन गई, वो तो अलग हो गया ना, ठीक है। तो
हम यहाँ पे प्लानो कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें R1 को हम -R लिख सकते हैं और एक को हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, जो प्लेन साइड होगी। तो बस लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, तो 1/f2, f2 की वैल्यू हमने निकाल लिया, वो लिखा म्यू -1 1/R1 -1/R2, R2 इज़ इन्फिनिटी। सॉल्व कर रहे हैं और आंसर आ रहा है दिस। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल है बेटा, देख लो यहाँ पे ये एक मिरर जो है उसके ऊपर लिक्विड लगा रखा हमने, और लिक्विड के बाद हम कॉन्वेक्स रख रहे हैं। तो उस टाइम जो इकट्ठी फोकल लेंथ है उसको x माना है, इसकी फोकल लेंथ को हमने y माना है। समझे? ऐसे सोल्व किया। चलो नेक्स्ट है ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सली विद ए कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। द टू आर केप्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाई 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, मतलब यू की वैल्यू दे रखी है। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कॉम्बिनेशन, डिटरमाइन द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सली विद ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। दोनों 15 दूरी पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों 15 दूरी पे रख दिए, ये कॉन्वेक्स और ये मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये 15 की दूरी पे रख दिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। ड्रॉ ए रे डायग्राम, तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे भाई? इससे रे जाएंगी, उसके बाद ये कहाँ पे दिखाई देगी? इधर जाएंगी, बट ये मिलती हुई यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, बट इन एक्चुअली यहाँ पे नहीं मिलेंगी। और कहाँ पे मिलेंगी हमारे पास? ये यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आगे देखो, डिटरमाइन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमें वही कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो u की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और आप लोगों के पास जो f है वो कितना है बोला है इन्होंने? फोकल लेंथ 20 बोला है, तो 20 होगी इसकी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की। तो हम बता देंगे कि इसकी वजह से जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इसकी वजह से इमेज कहाँ बन रही है। तो हम v निकालेंगे पहले, तो v हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो v की वैल्यू आएगी कितनी? 30। तो 15 तो ये है ही है, 15 और आगे, मतलब यहाँ पे इमेज बननी चाहिए इसकी वजह से। कॉन्वेक्स मिरर देखें, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है भाई? ये कितना है? 30। ये कितना है? 30, क्योंकि इन्होंने देखो क्या बोला है, विद ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और द टू आर केप्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मिरर के हिसाब से अगर हम देखें, देखो ध्यान से सुनना, ये कितना है बेटा? 60, ये कितना है? 15, और ये 15 और आप लोगों को क्या मिल रही है? इमेज मिल रही, इसकी वजह से क्या मिल रही है? इमेज मिल रही है। तो यहाँ के लिए जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है? वो तो सिंपल पता लग रहा है कि 30 - 15 दूरी पे है, तो ये कितना आ गया? 15 आ गया। फोकल लेंथ दी हुई है कॉन्वेक्स की 20 है, कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। नहीं रुको एक बार, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर लेंगे। हाँ वही बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करेंगे तो 20/2 होगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, f = 10 सेंटीमीटर, तो वही आ रहा 10। u की वैल्यू आ गई तो v निकाल लेंगे। अभी भी बताओ क्या नहीं हुआ भाई? ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को करवाई जा रही हैं। एंड कुछ बच्चे होंगे कि सर सॉल्यूशन डायरेक्ट क्यों करवा रहे हो? बेटा बुक इस लैंग्वेज है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई पॉइंट कोई गलती आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहाँ पे मिल जाएगी आप लोगों को? ये चीट नोट्स में मिल जाएगी, चीट नोट्स में, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को सबको। ठीक है, नेक्स्ट, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट दे दिया आप लोगों को, u दे दिया, और इसकी फोकल लेंथ दे दिया कॉन्वेक्स वाले की, f दे दिया 10। ए कॉन्वेक्स मिरर इज प्लेस्ड कोएक्सली, मिरर प्लेस कर दिया ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इफ द फाइनल इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, स्केच द रे डायग्राम एंड फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ निकालनी है कॉन्वेक्स मिरर की, तो फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v, माइनस नहीं आएगा आपके पास, 2020 में ही आया हुआ है। तो रे डायग्राम बनाना है, तो पहला तो ये हो ही चुका है भाई, सिंपल है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इन्होंने बोला है द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज कोइंसाइडिंग विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ।
Therefore, ray from object are retracing their path after refraction from the lens and reflection from the mirror. सिंपल है भाई, लेंस रखा जैसे यहाँ पे था, जहाँ जैसा यहाँ पे था, बिल्कुल ये कि लेंस रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे मिरर है, मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होके रे वहीं पे आ रही है, कोइंसाइड हो रही है, तो इसका मतलब वहीं पे बन रही है, सिंपल है, ठीक है। द रिफ्रैक्टेड रे आर देयर फॉर फॉलिंग नॉर्मली ऑन द मिरर, बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली होंगी तभी तो रिट्रेस करेंगी वही पाथ। दस द इमेज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस शुड फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। भाई ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस तरीके शुड भी इस तरीके से, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो वही थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/u रखा, 1/v रखा, उनकी वैल्यू रखी, v की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। तो भाई एक सिंपल सी चीज़ बताऊं तुम्हें, जो यहाँ पे पूछा है ना वो सेम टू सेम यहाँ पे पूछा था, सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस कोई बड़ी बात थी नहीं इसके अंदर, वही आ रहा है आंसर, देखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, 3 लेंस दिया हूँ आपको, फोकल लेंथ +10 है, -10 है और एक +30 है, मतलब ये कॉनकेव है। और कैसे कैसे रखे हुए हैं, इनसे जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे है और इनके बीच में जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। और 2019 के अंदर क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन। फाइनल इमेज बतानी है आपको, कॉम्बिनेशन से कहाँ पर बनेगी, आप लोगों को ये बतानी है। देखो पहले लेंस की अगर मैं बात करूँ, पहले लेंस की, इस लेंस की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। पहला लेंस नाम दे देते हैं f1, तो देखो ये रहा 1/v प्लस, मतलब मैंने बाद में लिखा हुआ है, वो -1/u मैंने पहले लिखा हुआ था, तो -u और 1/f। तो इस यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम ये निकालेंगे कि इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही है। भाई इसकी वजह से जो इमेज बन रही है ना वो कहाँ बन रही है, तो वो 15 सेंटीमीटर पे बनेगी। क्यों बनेगी, अरे भाई देखो ये कितना है, u 30 दे रखा है, तो 30 लिख देंगे यहाँ पे, हाँ 30 लिख देंगे, u की वैल्यू -30 लिख देंगे, ठीक है, तो -30 हो गया। दूसरा, अरे भाई इसको इधर लिखेंगे तो ये प्लस का होगा, प्लस के बाद ये माइनस लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और v हमें निकालना है, f दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 10 दे रखा है, ये रहा 10, तो ये 10 दे रखा है, तो सॉल्व भी तो करना बेटा साइन कन्वेंशन से, तो उनको रखा और v1 की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। मतलब इसकी वजह से जो इमेज है ना वो 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, मतलब 5 तो ये हो गया और आगे जाके 10 सेंटीमीटर, 5 ये और आगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस 2 के लिए अगर हम बात करें, लेंस 2 के लिए अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, लेंस 2 के लिए भाई यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब लेंस 2 के लिए वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। v1 जो है एज ए ऑब्जेक्ट काम कर देगा, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इनके बीच का गैप कितना है, 5, तो 15 - 5 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी कितने पे, 10 पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, कितने पे आएगा ऑब्जेक्ट, 10 पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट हमने रखा 10 पे, ठीक है। और फोकल लेंथ कितनी है बेटा, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है, तो ये -10 ले रहे हैं। तो यहाँ से वही फॉर्मूला लगाएंगे, v2 ये सब निकालेंगे और इमेज देखेंगे, फॉर इमेज देखेंगे, तो वो कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। मतलब दूसरे लेंस की वजह से इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, इसकी वजह से इमेज इन्फिनिटी पे। अब थर्ड लेंस क्या कहेगा, फॉर थर्ड लेंस L3 ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इसका मतलब कहाँ बनेगी, फोकस पे बननी चाहिए, और फोकस कितना भाई 30 सेंटीमीटर पे है, कहाँ पे बननी चाहिए, फोकस पे, और फोकस कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर आ गया। बताओ इसमें क्या बड़ी बात थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा कितने क्वेश्चन रहते हैं एक बार ये देख लेते हैं, अभी कितने क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं, अभी है भाई, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं हमारे, रुको, ये हो गया। अच्छा ये करो, रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंस कॉन्वेक्स लेंसेज प्रोटेक्ट, ये तो भाई एनसीईआरटी में दिया हुआ आप लोगों को। और पावर का एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट आया हुआ है, डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आया हुआ है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, और ये तो नोट्स में मिल जाएगा, चीट नोट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो ये वाला डायग्राम देखा ही होगा तुमने, और सारी ये बिल्कुल डेरिवेशन सेम एनसीईआरटी की, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर ए ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ डैश कलर,
विबग्योर ऐसे हम लिख रहे होते हैं, तो आपको बताना है कि किसके लिए मिनिमम रहेगा। आई होप समझ में आ गया हो कि किसके लिए मिनिमम रहेगा। भाई डेल के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब जो डेल निकालते हैं वो हम निकालते हैं μ-1 करके निकालते हैं। देखो, सिंस रेड इज हैविंग स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू द अदर कलर्स, इट हैज़ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और वैसे भी सिंपल है भाई, देखो मैंने क्या बोला है, कहाँ गया, विबग्योर बोला था ना, विबग्योर, ठीक है। तो रेड वो सबसे कम डेविएट हो रहा है, विबग्योर सबसे ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ से रे गई, उसके बाद ये नीचे जा रही, तो विब यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो ग्योर यहाँ पे, ग्योर यहाँ पे। तो आर जो है वो मतलब थोड़ा सा साफ पता लग रहा है रेड कलर आएगा, तो फॉर्मूले से भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 2020 में आया हुआ है। ए रे ऑफ लाइट ऑन ए पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म सफर्स ए मिनिमम डेविएशन इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। बहुत सिंपल है, देख लो भाई। ये क्या है, आप लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हमने डेरिवेशन में भी किया है। कैसे लिखा जाता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2। अब इन्होंने क्या बोला है कि डेल मिनिमम यहाँ पे कितना है, सफर्स ए मिनिमम डेविएशन इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब जो डेविएशन की वैल्यू है मिनिमम की, वो एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि फिक्स होता है 60, उसी के बराबर है। तो भाई ये 60 और 60 हो गया, 60 और 60, यस, तो ये 60, ये 60। तो सॉल्व कर लेंगे, साइन 60 बाई साइन 30 सॉल्व करेंगे, √3 आ रहा है। तो ये प्रिज्म कैसा है, ये प्रिज्म कैसा है, क्योंकि ये प्रिज्म कैसा है, इक्विलेटरल है, ठीक है। आप लोगों को क्या बताना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना था वैसे भी, ठीक है। चलो, तो 68 के लिए क्या हो गया आप लोगों के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √3। नेक्स्ट है, हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट। ध्यान से सुनना कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसिडेंट वॉयलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, गिव रीज़न। भाई सिंपल है, आपके पास कौन सा कलर है, आपके पास कलर थे विबग्योर, कौन से थे, विबग्योर, इस तरीके से थे कलर, ठीक है, ऐसे थे कलर, विबग्योर आप लिख सकते थे, यस। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो लैम्डा होता है वेवलेंथ और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है इन्वर्स का, उनके बीच में एक रिलेशन होता है इन्वर्स का। देखो विबग्योर, तो जो आर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, तभी तो वो स्कैटर कम होता है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, किससे, एज़ कम्पेयर टू वॉयलेट को, उसकी तो बहुत कम होगी। और हमें रिलेशन पता है ये, तो अब सिंपल पता लग गया ना भाई किसकी ज़्यादा होगी, डेल मिनिमम जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा, बताइए जल्दी से किसका ज़्यादा होगा फटाफट, डेल मिनिमम किसका ज़्यादा होगा। तो इससे पता लग रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, वॉयलेट का ज़्यादा है, किससे, रेड से। तो फिर डेविएशन किसका ज़्यादा होगा, अब डेविएशन किसका ज़्यादा होगा भाई, ये भी आप लोगों को बताना है, बताइए फटाफट से क्या होगा। तो वॉयलेट का ही डेविएशन ज़्यादा होगा, फॉर्मूला सिंपल है, डेल इज इक्वल टू μ-1 ए, ठीक है। देखो ना भाई, ये हमने यहाँ से चीज़ें निकाल ली कि जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वॉयलेट का ज़्यादा है, तो इसका मतलब डेविएशन भी वॉयलेट का ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी तो है μ-1 ए, मतलब डेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, एक तरह से सिंपल है यार। चलो, दोनों क्वेश्चन हुए तीनों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रे पी क्यू इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब यहाँ से पी क्यू इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेस बी ए इज रिफ्रैक्टेड इन द प्रिज्म बी ए सी, इस बी ए सी प्रिज्म में रिफ्रैक्ट होती है, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म। अच्छा, पाथ को अपने कंप्लीट करना कैसे करेंगे, फ्रॉम विच फेस विल द रे एमर्ज, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब पहले हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये क्या है, हमने बोला कि रे पी क्यू एंटर कर रही है बेटा, ये 90 डिग्री पे तो बिल्कुल सीधी जा रही है। अब यहाँ से ये बाहर निकलना चाहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल, ठीक है। इतनी बात तो सही आगे समझ भाई। ये क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों के पास नॉर्मल ड्रॉ, ठीक है। ये एंगल कौन सा हो गया, ये इंसिडेंस एंगल हो गया, और यहाँ नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्ट हो गई है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये एंगल हो गया आर, तो इस एंगल को निकाल लेते हैं, और एंगल ऑफ प्रिज्म 60 मानते हैं हम, फिक्स होता है, ठीक है। तो इसी को निकालना है, इसको निकालना है बस, ठीक है। देखिए, रे विल एमर्जेस फ्रॉम द फेस ए सी, सिंस आप लोगों को पता है भाई क्या, क्योंकि देखो साइन
आई सी अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, 1/μ होगा। अभी हम करके आए थे, TIR वाला जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर हमने किया था ये। और यहाँ पे जो साइन आई सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/μ, म्यू की वैल्यू 1.5, मतलब ये बनेगा 0.67। तो अराउंड ये आप लोगों को 42 डिग्री मिलने वाला है। तो 42 डिग्री कहाँ पे होगा, एंगल आई ऑन द फेस ए सी इज़ 30 डिग्री विच इज़ लेस देन आई सी, हेंस द रे विल गेट रिफ्लेक्टेड एट द फेस ए सी। मतलब तो ही तो फेस ए सी से निकल के जाएगी वो। अगर ये 30 है तो ये 42 डिग्री आ रहा है, अराउंड 42 डिग्री आ रहा है। और कॉमन सी बात है वो ए सी फेस से जाएगी। मतलब एक सिंपल सा फॉर्मूला बेटा, कौन सा, साइन आई सी का। और बच्चे इस रिलेशन को छोड़ देते हैं कि भाई पता नहीं कब होगी, हो जाएगी, कोई नहीं हो जाएगी, इस तरीके से सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, छोटे छोटे फॉर्मूले भी बड़े काम में आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ फॉर एंगल ऑफ डेविएशन एज ए फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ट्राइंगुलर प्रिज्म। अरे भाई सिंपल सा था, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख रहे होते हैं और यहाँ पे डेविएशन लिख रहे होते हैं। तो देख लो, ये देखिएगा वही है, सिंपल है। और ये जो मिनिमम वाला पॉइंट होता है यहाँ पे I = E होता है और ये डेल = डेल मिनिमम बन जाता है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है डिराइव द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन टर्म ऑफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ। अरे भाई कौन बच्चा कहता है जो डेरिवेशन नहीं आती है। तो बेटा ये डेरिवेशन है, ये क्या है, टोटली डेरिवेशन है। तुमसे ये बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना है, प्रिज्म लेना है और उससे पूरे का पूरा रिफ्रैक्शन समझाना है कि कैसे होती हैं। तो उसमें हमने करा भी होगा भाई, ये चीज़ें पहले भी करी हुई हैं। ठीक है, देखो यहाँ से रह गई आई, ये रिफ्रैक्ट हुई और उसके बाद बाहर होगी। इसको हमने जोड़ा हुआ था यहाँ से, इसको R1 बोलते थे, इसको R2 बोलते थे, इस एंगल को निकालते थे। ठीक है, ये del1 होता था, ये del2। भाई नोट्स में इससे आसान तरीके से मैंने करवाया हुआ है। अच्छा, डेरिवेशन क्यों नहीं करवा रहे हो सर, डेरिवेशन क्यों नहीं करवा रहे हो बेटा? जो डेरिवेशन है वो आसान है, तो उसको मैं बार बार नहीं करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स में भी करवा दिया है, वन शॉट में भी करवा दिया, तो बार बार डेरिवेशन क्यों करवाना भाई, टाइम थोड़ा पास करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस ए बी, इस लाइट फेस पे गिरती है, ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब डेल मिनिमम की वैल्यू है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म में आप लोगों को स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म अगर निकालें तो वो क्या बनेगा, म्यू = साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, ए फिक्स होता है कितना, 60 डिग्री। डेल मिनिमम उस भाई साहब ने बोल दिया कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 30 डिग्री है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना एक चीज़ क्या होगा। अब यहाँ से एक मिनट रुको, हम क्या करेंगे, म्यू को निकालेंगे। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, म्यू को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर हुआ 60, यहाँ पे 60, ये कितना 30, तो ये कितना होगा 90, नीचे हो गया 2, तो ये हो गया 45, नीचे हो गया कितना ए 60/2 तो 30, तो ये आ गया साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ रही है, सिर्फ सिंपल म्यू की वैल्यू आ रही है। लेकिन वो पूछ रहा है कि वी निकालो, तो वी इज C/, देखो अगर मैं यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, तो आप लिखोगे C/V, तो वी निकालना भाई, C/μ कर दूंगा। तो ये रहा C, ये रहा म्यू, दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया। बताओ इसमें कुछ खास था बेटा? सारी की सारी चीज़ें पढ़ी हुई आ रही हैं, PYQ में सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AB सो दैट द एमर्जेंट रे ग्रेजिस अलोंग द फेस AC। मतलब ये बोल रहा है फेस AC, एक मिनट, अच्छा मतलब ये बोल रहा है कि आपको एंगल ऑफ क्या निकालना है, इंसिडेंस फाइंड, अच्छा फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, और जो रे है वो यहाँ पे इस AC फेस के साथ चली जाए, इधर चली जाए भाई, इधर बिल्कुल ऐसे चली जाए। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, बिल्कुल ऐसे चली जाए। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, साइन IC क्या होता है, 1/μ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने निकाल लिया, दिस होगा। ठीक है, तो म्यू 1/2 हो गया। अच्छा, अगर हम देखें कि भाई ये वाला जो एंगल है ये कितना है, R है, ये वाला एंगल कितना है, R है, ये एंगल कितना है, R1 है। तो देखो अब इन्होंने क्या करा है
कि यहाँ पे ये बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रही है एक तरीके से। किस पे जा रही है बेटा? 90 डिग्री पे जा रही है। तो इसका मतलब हम IC को कितना बोल सकते हैं उस टाइम? क्या 45 डिग्री बोल सकते हैं? येस और नो? हाँ जी, साफ़ कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से आई जा रहा है, ये आई इधर से रह गई और ये ऐसे ग्रेज हो गई। ग्रेज मतलब इस फेस के साथ साथ चल पड़ी। ठीक है, हमें एक रिलेशन बताया आर ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता था। इसको हमने R1 नाम दिया, इसको R, तो वो R1 और R हम लिख रहे हैं। ठीक है, साइन IC की वैल्यू कितनी है भाई? 1/μ है, और ये हो गया 1/√2। साइन IC की वैल्यू कितनी है भाई? 1/μ होती है, और 1/μ कितना है? 2 रहा, निकाल लिया ना, तो ये आ गया। तो यहाँ से हमें IC की वैल्यू मिल रही है जो कि कितना है? 45 डिग्री है। कितनी है? 45 डिग्री है। इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी क्योंकि इंसिडेंट यहाँ से हो रहा है। तो क्रिटिकल एंगल को हम देखो, अरे भाई क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इंसिडेंट एंगल को IC बोलना, मतलब ये इंसिडेंट एंगल हमारा IC है, R 45 डिग्री है, तभी तो रिफ्रैक्शन पे 90 डिग्री हो चुका है, तो ये हमने R इसलिए लिखा। तो A निकाल लेंगे तो R1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी 15 डिग्री, क्योंकि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो एक R है एक R1 है, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन I अपॉन साइन R1, मतलब यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? साइन I अपॉन साइन R1, R1 निकालना है ना, नहीं निकाल लिया, 15 डिग्री है, और ये दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये हो गया। ठीक है, तो वैल्यूज़ हैं भाई साइन 15 की कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो ये होगी, √2 आप लोगों को दे रखा है, तो यहाँ से हम I निकाल सकते हैं इजीली। सिर्फ एक चीज़ समझने की थी, समझने की क्या चीज़ थी कि देखो यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, तो मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम R बोल रहे हैं, मतलब R नाम दिया हुआ है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? IC बोल सकते हैं बस। तो वही तो मैंने यूज़ किया है, IC यूज़ किया, तो ये आ गया। बताओ इसमें क्या कुछ खास था? ठीक है, चलो नेक्स्ट है आप लोगों के पास, 1 मिनट रुको, कोई फाइल बीच में गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि निपटाना भी है इसको। ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू ए इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म अंडरगोज मिनिमम डेविएशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ओके ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द प्रिज्म। सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोगों को? एक प्रिज्म दिया हुआ है, इक्विलेटरल है तो 60-60-60 बन गया। ठीक है, फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म जो ए होता है वो 60 डिग्री होता है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कंडीशन आप लोगों को पता ही होगी। देखो I इज इक्वल टू क्या होता है? A प्लस डेल M माइनस E, ये E इधर आ गया, वो लिख लिया हमने। और I इज इक्वल टू वैसे भी क्या होता है? E होता है, और R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है। तो वही कंडीशन हमने लिखी, I प्लस E को I प्लस I कर दिया, तो 2I हो गया। ये A प्लस डेल मिनिमम, ठीक है, और ये A प्लस डेल मिनिमम आ चुका है। अब इन्होंने जो I बोला वो कितना बोला? देखो ना यहाँ पे इन्होंने I जो बोला वो 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म बोला है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बोल रहे हैं I, वो कितना बोल रहे हैं? 3/4 ऑफ द A। तो भाई यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने सीधा, I की जगह 3/4 A लिख दी। तो यहाँ से डेल मिनिमम मैं निकाल रहा हूँ जो कि आ रहा है A/2। ठीक है, तो म्यू कितना है? साइन A प्लस डेल मिनिमम होता था यहाँ पे, बट डेल मिनिमम हमने निकाल लिया A/2 है, और सॉल्व करेंगे और ये आएगा। सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास म्यू की वैल्यू आएगी 1.414। कितनी वैल्यू आएगी? म्यू की वैल्यू आएगी 1.414 आएगी। ठीक है, तो अब निकालना क्या है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। अरे भाई स्पीड निकालनी है तो C बाई म्यू कर दूंगा, सिंपल है। तो C ऊपर बाई म्यू, ठीक है, तो बाई म्यू कर देंगे हम, नीचे आ गया म्यू। ओके, 1.414 आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्लॉट ए ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एज फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर लाइट पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब सिंपल वो आप लोगों को क्या कर रहा है? डेरिवेशन बोल रहा है एक तरह से। क्या बोल रहा है? डेरिवेशन बोल रहा है एक तरीके से। देखो मैं रेफर आंसर 77 की बात नहीं है, ये सिर्फ डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवा दिया बेटा, ठीक है, पहले ही कर चुके हैं नोट्स के अंदर, वन शॉट्स के अंदर, तो बार बार नहीं करेंगे। फिर क्या है नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ ए राइट
आइसोलेस प्राइम प्रिज्म इज टोटली रिफ्लेक्टेड एज शोन इन फिगर, मतलब यहाँ से आई रे और यहाँ से चली गई. व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, गिव रेलिवेंट कैलकुलेशन. देखो यहाँ पे क्या है कि रे यहाँ से एंटर हो रही है ए और यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे चली जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मल बनेगा. यस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ये हो गया अभी आप लोगों के पास. यस और नो. देखो एट पॉइंट बी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन म्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर हो या इक्वल हो किससे, 1 से. ये तो कंडीशन हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी. हाँ, तो अगर मैं म्यू निकालूँ तो ये लिख सकते हैं हम. ठीक है, म्यू निकालूँ तो मैं ये भी लिख सकते हैं. अच्छा, इन्होंने क्या बोल दिया अभी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, और ए रे ऑफ. अच्छा, सिंपल है. अब यहाँ पे जो एंगल देख रहे हैं हम वो कितना है भाई, वो एंगल कितना होगा, वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये कैसा है, आइसोलेस है, क्योंकि ये 90 का होगा, ये 45 होगा, ये 45 होगा. ठीक है, ये 45 होगा, ये 45 होगा और ये 90 का होगा. तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू वो कितनी है, 45 डिग्री है. आई की वैल्यू जो कितनी है, 45 डिग्री है, तो हमने आई को रखा 45 डिग्री. तो 45 डिग्री कितना बन जाएगा भाई, √2. तो मतलब जो म्यू की वैल्यू वो होती है इक्वल या ग्रेटर देन आ रही है किससे, 2 से. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को निकालना था. अरे भाई ये कितना है, 45 डिग्री है, ये कितना है, 45 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री है. ठीक है, वो बोल क्या रहा है, एट पॉइंट बी पे फॉर इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्शन चाहिए तो इसका मतलब यहाँ पे जो आई होगा, यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कॉमन सी बात है भाई, 45 डिग्री बनने वाली है. ये भी 45, ये भी 90, इस तरीके से. ठीक है, वही साइन आई सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लग रहा है. नेक्स्ट छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं, ये देख लेते हैं. नेक्स्ट है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड बिकॉज ए रियलिस्टिक सिंपल माइक्रोस्कोप डज नॉट हैव मैग्नीफिकेशन डैश. सॉरी, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं. ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड बिकॉज ए रियलिस्टिक सिंपल माइक्रोस्कोप डज नॉट हैव डैश. मतलब क्यों यूज़ करा जाता है भाई कंपाउंड को, क्योंकि ये ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाता है, तो सिंपल है. तो ये क्या है, ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाता है. ये इसके बाद देख लो, ये रहा. ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज बिकॉज ए रियलिस्टिक सिंपल माइक्रोस्कोप डज नॉट हैव लार्ज मैग्नीफिकेशन. ठीक है, सिंपल है. दूसरा क्या है, दूसरा है बेटा, डिफाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. मतलब फॉर्मूला लिखना आप लोगों को. वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ. बहुत सिंपल है. देखो क्या होता है, आप लोगों को क्या लिखना है, द मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखना है. फॉर्मूला लिख दिया, क्यों, क्योंकि जब वो इन्फिनिटी पे होता है. बेटा फॉर्मूला देखो याद करना होगा, डेरिवेशन मैंने करवा दिया तो फॉर्मूला याद करना होगा. ठीक है, तो इन्फिनिटी पे होती है हमारे पास ये. ठीक है, अगर बात करें इनके ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उनके पास शॉर्ट फोकल लेंथ क्यों होती है, सो एज टू प्रोड्यूस लार्ज मैग्नीफिकेशन. ठीक है, सो एज टू प्रोड्यूस लार्ज मैग्नीफिकेशन. देखो ना, लार्ज मैग्नीफिकेशन के लिए जो एफ हो, मतलब अरे भाई एफ दोनों में नीचे है, अगर वो लार्ज वो कम होगी तो सही रहेगा ना, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आएगी. ठीक है, तो फॉर्मूला याद करना है, क्या करना है, फॉर्मूला लिखना आप लोगों को और आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है, अरे भैया मक्खी कहाँ से आ गई है. नेक्स्ट है, वाई शुड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप हैव लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, जस्टिफाई योर आंसर. इसमें भी आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके पास लार्ज फोकल लेंथ की होती है. अरे भाई इन्फिनिटी से रेज आ रही होती हैं, सबको कन्वर्ज करना होगा एक जगह पे. ठीक है, सबको क्या करना होगा, कन्वर्ज करना होगा. ऑब्जेक्टिव ऑफ ए टेलीस्कोप is a convex lens of large focal length and a large aperture. It faces the distance object, बहुत दूर होते हैं. Form bright images of the distance object. The aperture of the objective is taken large so that it gather sufficient amount of light from the object. वही बोला ना, बहुत सारी लाइट को एक जगह गैदर करना होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, यू आर गिवन टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ. मतलब आप लोगों को कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस दे रखे हैं, एक की फोकल लेंथ ये है और एक की फोकल लेंथ ये है. To design a compound microscope, if it is desired to have a magnification 30, find out the separation between the objective and the eyepiece. अरे भाई लेंथ एक तरह से निकालनी होती है, मतलब उसमें आप लोगों को वो वाली बात कर रहा है. देखो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये होगा. तो m उसने कितना बोला है, 30 होना चाहिए, तो 30 लिख दिया. सारी चीज़ उसने दे रखी है, ये 30 है, V0/U0 वो भी दे रखा, V0/U0 हमने लिख दिया. d दे रखा है क्योंकि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो d कहाँ पे होना चाहिए, 25 पे होना चाहिए.
मतलब ऑब्जेक्ट इमेज आपकी 25 पे बननी चाहिए, तो ये 25 हो गया। एफ उसने दिया तो 5, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास V0 और 5U0 आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे इमेज आ रही है किसकी, ऑब्जेक्टिव पीस की, जो कि 5U0 है। फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर, फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.2 सेंटीमीटर। तो अब क्या होने वाला है, इसको थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्टिव पीस के लिए अगर हम लिखना चाहें इस फॉर्मूले को तो कैसे लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ऑब्जेक्टिव है तो नोट लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अरे भाई क्या हो गया ऐसा, ये मक्खियों ने घेर लिया हमें। ठीक है, तो V0 कितना है वो निकाल लिया, 5U0 है तो वो 5U0 लिखेंगे। अरे भाई नटवर लाल बना रही है मुझे। 5U0 हो गया, और U कितना होगा, U0, अरे -U0 होगा, कितना होगा -U0, तो -U0। F0 दे रखा है, सोल्व करेंगे, कितना आंसर आएगा हमारे पास आएगा 10। मतलब इसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब दूसरे के लिए, मतलब अब जो ये है ये क्या हो जाएगा, एक तरह से अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला है, अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने वाला है। नाउ U इज़ फॉर रिक्वायर्ड मैग्नीफिकेशन, तो 1 मतलब अब हम आई पीस के लिए लिख रहे हैं 1/u माइनस 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो ये कितना होगा, -1/u। ठीक है, 1/u उसको निकालेंगे, उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, और v लिखेंगे 1/v। v कितना है भाई, मैग्नीफिकेशन चाहिए, लार्ज चाहिए, तो 25 पे बना लो। कितने पे बना लो, 25 पे, तो वो 25 पे बना दिया। देखो ये हो गया 25, ये हो गया -1/u, और ये 1/f मतलब 5। ठीक है, तो यू ई की वैल्यू आ गई दिस। अब देखो ध्यान से भाई, सेपरेशन चाहिए, सेपरेशन का मतलब है V0 और यू ई, तो वो कितना हुआ, मतलब एक तरह से लेंथ निकालनी थी आप लोगों को, क्योंकि जो लेंथ होती है वो V0 प्लस यू ई होती है दोनों के बीच की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा भाई ये क्या लिखा है सर ने, क्यों करा हमने ये। भाई यहाँ से तो क्या पता लगा, जो सिंपल चीज़ दे रखी थी वो कि कितने टाइम्स है वो पता लगा, और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, एक में V0 मिल गया और यहाँ से हमें यू ई मिल गया। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ पता थी कि इस तरीके से लेंथ होती है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा 96। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इतना, आई पीस की फोकल लेंथ इतनी है। व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फिनिटी पे आप बोलोगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे कर लेते हैं भाई, ये सिंपल है, ये रहा इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी के लिए रिलेशन ये होता है। तो यहाँ पे देखो एफ ओ दे रखा है, एफ ई दोनों लिखा, आंसर कितना आया -30, आंसर आ गया। बट आगे भी बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है if telescope is used to view 100 meter tall tower 3 kilometer away, what is the height of the image of the tower formed by the object lens। मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के आगे ये एक ऑब्जेक्ट, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर, मतलब अब ऑब्जेक्ट 100 मीटर लंबा कर दिया गया है और 3 किलोमीटर दूर है, तो आपसे ये बोल रहे हैं कि जो इसकी इमेज होगी वो कितनी दूर बनेगी, कहाँ से, इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब V0 आप लोगों को निकालना। ठीक है, चलो तो V0 निकालना तो निकाल लेते हैं भाई, ये रहा। तो हाइट फॉर 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे दे रखा है, तो फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। तो 1/V0 निकालेंगे, U0 की वैल्यू कितनी है, 3000 मीटर बन जाएगी क्योंकि किलोमीटर है। F0 दे ही रखा है 1.5, सोल्व करो, V0 आ गया, कितना आ गया, V0 आ गया। ठीक है, बट वो अगर तुमसे हाइट पूछ ले तो तुम मैग्नीफिकेशन यूज़ कर लेना, अगर तुमसे हाइट पूछ ले तो तुम मैग्नीफिकेशन यूज़ कर लेना, क्योंकि उसने मैग्नीफिकेशन भी निकाली हुई है। बट जितनी चीज़ पूछे वही करो, m इज इक्वल टू V/U और H'/H होता है, सिर्फ ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आप लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन, कहाँ गया ये, ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, वो दिखा देंगे अभी। राइट टू एडवांटेज ओवर ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, चलो तो ये हो गया आप लोगों के पास क्या, रे डायग्राम है पूरा, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है, ये सेकेंडरी मिरर होता है इसका, ये वाला। ठीक है, यहाँ से रेज एंटर होंगी, इस पर रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई पीस में चली जाएगी। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस ये है, इट इज़ फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबिरेशन, मतलब इमेज बनते हुए ना बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं,
तो कोई कलर्ड ढंग से नहीं बन रही है, कोई ब्लर बन रही है, फोकस नहीं है किसी का, वो सब यहाँ से दूर हो जाते हैं। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज ग्रेटर देन द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ड्यू टू लार्ज अपर्चर, मतलब इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बना दोगे यार, सिंपल है, ये देखो ये सिंपल है। डायग्राम एक वीडियो में डायग्राम भी करवा देंगे। यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से रेज गई, यहाँ पे इमेज बनी, और यहाँ से इमेज इसके आगे यहाँ से निकल जाएंगी और ये जाके पीछे बन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आप लोगों के पास यहाँ पे दिया हुआ है 3 लेंस। यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 lenses विच 2 लेंस विल यू यूज एज एन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेंस दे रखे हैं 3, पावर दे रखी हैं और अपर्चर दे रखे हैं। तुमसे क्या बोल रहा है वो, देखो एक होता है ऑब्जेक्टिव पीस, दूसरा होता है आई पीस। तो देखो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन, ध्यान से भाई। फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप L3 शुड बी यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव एंड L2 एज आई पीस। क्यों? क्योंकि देखो बिकॉज द बोथ द लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप हैव द शॉर्ट फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी स्मॉलर देन द आई पीस। भाई इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होनी चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए, इसकी थोड़ी ज़्यादा कम होनी चाहिए, मतलब इससे कम होनी चाहिए। तो कॉमन सी बात है कि कौन से यूज़ होंगे, L3 एज ए ऑब्जेक्टिव, L2 एज ए आई पीस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग। हो गया ये, तो इसको नहीं करेंगे बार बार। ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम टू ऑब्टेन रियल इमेज फाउंड बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन। अरे भाई कहाँ गया, 1 मिनट, ये हमने 104, ये पीछे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये रहा देखो। अब यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों के पास क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है नॉर्मल एडजस्टमेंट में। पूरे का पूरा आप लोगों को बना के दिखा दिया, पूरे का पूरा आप लोगों को बना के दिखा दिया ये डायग्राम। ठीक है, क्या होंगी, इन्फिनिटी से रेज आ रही होंगी, यहाँ पे इकट्ठी होंगी, उसके बाद ये आई पीस लगाएंगे, और नॉर्मल एडजस्टमेंट तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे रेज जानी चाहिए वापसी। ठीक है, तो डायग्राम एक बार ध्यान से बना के देख लेना। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग कर सकते हो, ऊपर इमेज ने जो एंगल बनाया, नीचे ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया वो लिखेंगे, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये रहा मैग्नीफाइंग एंगल सबटेंडेड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके पास लार्ज अपर्चर होता है, लार्ज फोकल लेंथ होती है, और आई पीस के पास स्मॉल अपर्चर, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है, यू आर गिवन 3 lenses ऑफ पावर दिस 4D एंड 10D टू डिज़ाइन टेलीस्कोप, विच lenses शुड बी यूज्ड एज ए ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। भाई ऑब्जेक्टिव जो होता है उसके लिए हमें अपर्चर बड़ा चाहिए और फोकल लेंथ बड़ी चाहिए। ठीक है, हाँ फोकल लेंथ बड़ी चाहिए, फोकल लेंथ बड़ी चाहिए तो पावर, फोकल लेंथ बड़ी तो पावर कम। ठीक है, अब देख लो ध्यान से, ये होगा यहाँ पे क्या, फॉर ए टेलीस्कोप पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव 0.5D, पावर ऑफ आई पीस 10D। ये चॉइस क्या देगी हमें, मैग्नीफिकेशन देगी FO/FE का। ठीक है, FO/FE का। अच्छा यहाँ पे ना हमने क्या दिक्कत करी, देखी हमने पावर दी हुई है, हमने फोकल लेंथ नहीं देखी, हमने पावर देखी। सॉरी यहाँ पे पावर देखी, तो ये 0.5 और दूसरा क्या है हमारे पास 10D मतलब डायोप्टर। ठीक है, अच्छा अब पूछ रहा है कि वाई इज़ द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्रेफर टू बी लार्ज। तो वो प्रेफर टू बी लार्ज क्यों है, अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज प्रेफर टू बी लार्ज सो एज टू हैव हाई रिजॉल्विंग पावर एंड लार्ज लाइट गैदरिंग, मतलब ज़्यादा लाइट उसके पास गैदर होंगी। ठीक है, वो मैंने तुम्हें पहले भी बता दी है। अब आप लोगों को क्या बताना है, ए कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर हैज़ हाई, ये तो बता ही दिया भाई, ये बता ही दिया हमने, ये तो बात हो ही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्टेन द। अरे भाई ये डेरिवेशन, सिंपल डेरिवेशन, ये क्या है, डेरिवेशन है सिंपल। तो ये डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूँ बार बार, कोई डेरिवेशन दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं। ठीक है, इन्फिनिटी के इसके लिए जाके देखो भाई, अलग से मैंने करवाई है, बहुत बढ़िया, 1 शॉट के अंदर। अगर तुमने वो एक दिन वाली वीडियो देख रखी है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो रही होंगी। ठीक है, तो ये भी हो गया। हाँ, इसके जो मैग्नीफिकेशन है वो आप लिख दोगे। ठीक है, अरे ख़त्म हो गया क्या, चलो और तो नहीं रहा ना कोई क्वेश्चन। अच्छा 116 वाला हो तो गया, ये हो गया, ये हमने बात कर ली थी, ये बात कर ली थी। ठीक है, चलो तो भाई ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, एंड आई होप कि सबको क्वेश्चन
अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं रे ऑप्टिक्स के। थोड़ा सा बस समझ के कर लेना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, मतलब पहले से तुम्हें रिवाइज कर रखो अच्छे से। ठीक है, अब करवाऊँगा मैं इसके बाद तुम्हें वेव ऑप्टिक्स के। ठीक है, और पूरा 7 घंटे की वीडियो डाल रखी है, 7 घंटे 31-35 मिनट की है, वो देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना सुनील जांगड़ा सर के नाम से। ठीक है, चलिए, आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।